नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। इस क्लास में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और यह क्लास आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हों या टीजीटी या पीजीटी की। क्लासेस बहुत समय से नहीं हो रही थी, इसका कारण यह है कि लैपटॉप थोड़ा सा ख़राब हो गया था। अब सही हो गया है तो अब आपकी क्लासेस रेगुलर रहेंगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा और जो भी आपको कमेंट करना है, कुछ भी पूछना हो तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न बताइए। पहला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान के अंतर्गत सर्वप्रथम कितनी भाषाओं को भारतीय भाषा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? 14 भाषा को, 18 भाषाओं को, 19 भाषाओं को या 22 भाषाओं को? आपको बताना है कि भारत के मूल संविधान के अंतर्गत सर्वप्रथम कितनी भाषाओं को भारतीय भाषाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। क्या वह भाषाएं 14 थीं, 18 थीं, 19 थीं या 22 थीं? सही उत्तर आप कमेंट में बता सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका 14। भारत के मूल संविधान में केवल 14 भाषाओं को ही सम्मिलित किया गया था। 4 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी और संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया। मूल संविधान में केवल 14 भाषाओं को ही मान्यता मिली थी, लेकिन अब जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या को 22 कर दिया गया है, यानी भारतीय भाषाओं में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 6 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में या 5 भागों में? बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, आपको बताना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारे सामने बार बार आते हैं लेकिन बार बार गलत हो जाते हैं, तो इसका उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा 4 भागों में। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 4 भागों में बांटा गया है, वो हैं घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। जो घोष व्यंजन होते हैं वह प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण होते हैं, पहला और दूसरा वर्ण होता है। अघोष जो होते हैं वह प्रत्येक वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण होते हैं। ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है वह अघोष कहलाता है। अल्प प्राण की बात करें तो पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होता है वह अल्प प्राण कहलाता है और महाप्राण की बात करें तो वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो है वह महाप्राण कहलाता है। तो आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को आदिकाल किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने या राहुल सांस्कृत्यायन ने? हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को आदिकाल किसने कहा था? पूरा प्रैक्टिस सेट मिले जुले प्रश्नों का एक संकलन है। इसमें आपको कठिन प्रश्न भी देखने को मिलेंगे और कुछ आसान प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। इसका सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के प्रथम काल खंड के नामकरण का श्रेय जो है, आदिकाल नाम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को दिया जाता है। हालांकि शुक्ल जी ने भी आदिकाल वीर गाथा काल कहा था, लेकिन उसका श्रेय, आदिकाल कहने का श्रेय जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ही दिया जाता है। शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा था। वहीं जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें तो इन्होंने चारण काल कहा था और राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो इन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गार्सद तासी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास का हिंदी अनुवाद किसने किया था? किशोरीलाल गुप्त ने, महेश दत्त शुक्ल ने, शिव सिंह सेंगर ने या लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने? अपना उत्तर जो है आप कमेंट में बताते रहिए। गार्सद तासी ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था फ्रेंच भाषा में, उसका हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया था? सही उत्तर है इसका डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी में इसका अनुवाद किया था।
कब किया था? तो सन 1952 ईस्वी में किया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और गारसाद तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास किया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भक्ति आंदोलन के उदय को ईसाइयत की देन कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, गारसाद तासी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने या हम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? किस विद्वान ने भक्ति आंदोलन के उदय को ईसाइयत की देन कहा था? फटाफट अपने उत्तर कमेंट में दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा इसका जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन के उदय को ईसाइयत की देन माना है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वह भारतीय संस्कृति का स्वतः विकास मानते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, सनकादि संप्रदाय का प्रमुख दर्शन क्या है? शुद्ध द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद या अद्वैतवाद? शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद या अद्वैतवाद? आपको बताना है सनकादि संप्रदाय का प्रमुख दर्शन क्या है। यह भी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, आने वाली परीक्षाओं में यह आ सकता है। सनकादि संप्रदाय की बात करें तो इसके प्रवर्तक जो है वह निम्बार्काचार्य माने जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी हैं। और निम्बार्काचार्य का जो सिद्धांत है वह द्वैताद्वैतवाद का है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वैताद्वैतवाद। एक और बात याद रखिएगा, द्वैताद्वैतवाद को भेदाभेदवाद भी कहा जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम जो है भेदवाद भी है, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कवि अग्रदास के शिष्य माने जाते हैं? प्रियदास, केशवदास, ईश्वरदास और नाभादास? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कवि अग्रदास के शिष्य माने जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा नाभादास। नाभादास जो है आचार्य शुक्ल के अनुसार अग्रदास के शिष्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। रामानंद के संबंध में यह कथन किस आचार्य का है? रामचंद्र शुक्ल का, इरफान हबीब का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या डॉक्टर नगेंद्र का? आपको बताना है यह कथन किसका है। मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। यह भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। कथन वाले जितने भी सारे प्रश्न होते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आजकल की परीक्षाओं में कथन वाले जो प्रश्न हैं यह ज़्यादा आने लगे हैं। इसका सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, तर्क और स्थापना से संबंधित प्रश्न है यह ऐसे प्रश्न यूजीसी नेट की परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन आजकल सभी हिंदी साहित्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने लगे हैं। स्थापना यह है कि रीतिकालीन कवियों ने नायिका भेद और श्रृंगार प्रधान काव्य अत्यधिक लिखे हैं, और तर्क दिया गया है कि इसलिए इस युग में वीर काव्य नहीं लिखा गया है। चूँकि श्रृंगार प्रधान काव्य अधिक लिखे गए हैं, इसलिए इस युग में वीर काव्य नहीं लिखा गया है। आपको बताना है कि क्या यह एक ए सही आर गलत है, या दोनों सही है, या दोनों गलत हैं, या ए गलत है आर सही है। फटाफट कमेंट में इसका उत्तर बताइए, कौन सही है, कौन गलत है, या दोनों सही हैं। सही उत्तर की बात करें तो ए सही है और आर है वह गलत है। रीतिकालीन कवियों ने नायिका भेद और श्रृंगार प्रधान काव्य तो लिखे अत्यधिक संख्या में, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस युग में वीर काव्य लिखा ही नहीं गया। रीतिकालीन कवि जो थे वह आचार्य भी थे और जिन्होंने विविध काव्यांगों के लक्षण देने वाले ग्रंथ भी लिखे, लेकिन रीतिकाल के अधिकांश कवि जो थे वह दरबारी कवि थे, और इसलिए इस युग में राजाओं की प्रशंसा के लिए अनेक वीर काव्य भी लिखे गए, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए सही आर गलत, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हमें जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम बताना है, और इन कवियों में चिंतामणि, जसवंत सिंह, देव और पद्माकर हैं।
आपको इन्हें क्रम से लगाना है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। या आपको हल्के आसमानी कलर में जो पट्टी दिख रही है यह सही उत्तर की पट्टी नहीं है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। सबसे पहले इन सभी आचार्यों का समय देख लेते हैं। चिंतामणि की बात करें तो इनका समय जो है वह आता है 1609 ईस्वी, ठीक है। जसवंत सिंह की बात करें तो इनका जन्म यानी इनका समय जो है 1626 माना जाता है। वहीं देव की बात करें तो इनका समय जो है 1673 ईस्वी माना जाता है। और पद्माकर की बात करें तो इनका समय 1753 ईस्वी है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन ए ही हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कृत कल्याणी परिणय नाटक का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? आजकल ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि यह रचना किस पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का नाटक जो कल्याणी परिणय है, आपको बताना है कि यह किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। सरस्वती में, नागरी प्रचारी पत्रिका में, विशाल भारत में या हंस में? सही उत्तर है नागरी प्रचारी पत्रिका में। 1912 ईस्वी में यह नागरी प्रचारी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था कल्याणी परिणय। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटकों को भी देख लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद के जो अन्य नाटक हैं जैसे कि सज्जन है, सज्जन का प्रकाशन वर्ष है 1910 ईस्वी, इसको याद रखिएगा, 1910 में है। उसके बाद करुणालय आता है 1912 में। उसके बाद प्रायश्चित है 1913 में, राज्यश्री है 1915 में, विशाख है 1921 में। अजातशत्रु की बात करें तो यह 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जन्मेजय का नाग यज्ञ आता है उसके बाद 1926 में। कामना है 1927 में और चंद्रगुप्त आता है 1931 में। उसके बाद इन्होंने स्कंदगुप्त लिखा, 1928 में प्रकाशित हुआ। एक घूंट जो है 1930 में प्रकाशित हुआ था और ध्रुव स्वामिनी 1933 में, ठीक है। तो इस तरह से इनके नाटकों को क्रम से भी याद कीजिएगा क्योंकि क्रम वाले प्रश्नों में इनके नाटक पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, आत्मा की मुक्तावस्था कविता कहलाती है और तर्क दिया गया है कि क्योंकि कविता मनुष्य की आत्मा को अनासक्त बनाती है। और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। शुक्ल जी का ऐसा मानना है, शुक्ल जी ने कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, कविता नहीं ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था जो है रस दशा कहलाती है। और हृदय की इसी मुक्तावस्था के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। और कविता मनुष्य के सभी रसों को जागृत कर उसे आसक्त बनाती है, न कि अनासक्त बनाती है। तो यह दोनों ही कथन असत्य हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि ए और आर दोनों गलत हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कहानी आंदोलनों को उनके उदय वर्ष के आधार पर क्रमानुसार लगाना है, यानी प्रवर्तन के वर्ष के अनुसार क्रम से लगाना है। और इस क्रम में हमें देखना है जनवादी कहानी को, अकहानी को, सहज कहानी को और नई कहानी को। आपको सही उत्तर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। नई कहानी के समय की बात करें तो 1956 ईस्वी इसका प्रवर्तन वर्ष माना जाता है, ठीक है। 1956 में किसके द्वारा किया गया था? इसके अंतर्गत राजेंद्र और मोहन राकेश और कमलेश्वर जी आते हैं। अकहानी की बात करें तो यह 1960 में आती है, ठीक है। इसका प्रवर्तन वर्ष है 1960, जो कि गंगा प्रसाद विमल द्वारा किया गया था। सहज कहानी की बात करें तो यह 1968 में आती है और यह इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वह अमृत राय माने जाते हैं। और जनवादी कहानी 1982 में आती है। तो इस तरह से हम बात करें तो सबसे पहले नई कहानी, उसके बाद अकहानी, फिर सहज कहानी, फिर जनवादी कहानी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या। अगला प्रश्न है, नाटक विधा केवल दृश्य प्रधान है और तर्क क्या दिया गया है कि क्योंकि आधुनिकता के अनुसार नाटक का दृश्य अधिक प्रधान है उसके श्रव्य की तुलना में।
आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन के स्थापना और तर्क दोनों में से कौन सा सही है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। नाटक की जो गिनती है वह काव्यों में होती है, और काव्य दो प्रकार के माने गए हैं। पहला जो होता है वह होता है श्रव्य काव्य, ठीक है, और दूसरा जो होता है वह दृश्य काव्य माना गया है, ठीक है। तो श्रव्य और दृश्य काव्य का एक भेद माना गया है नाटक। जो नाटक है वह दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि श्रव्य और दृश्य दोनों की ही प्रमुखता है। मुख्य रूप से दृष्टि द्वारा ग्रहण किया जाता है, लेकिन इसका श्रव्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो नाटक में हम दृश्य एवं श्रव्य दोनों की प्रधानता को मानते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा। दोनों ही गलत हैं। नाटक विधा केवल दृश्य प्रधान नहीं है, क्योंकि उसमें श्रव्य भी बराबर मात्रा में प्रधान है, और क्योंकि आधुनिकता के अनुसार नाटक का दृश्य अधिक प्रधान है उसके श्रव्य की तुलना में, तो ये दोनों कथन गलत हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, सुरेंद्र वर्मा कृत निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के कुमार संभव नाटक पर आधारित है। नायक खलनायक विदूषक, आठवां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद और शकुंतला की अंगूठी। सही उत्तर हो जाएगा इसका आठवां सर्ग। आठवां सर्ग जो है कालिदास के कुमार संभवम के 8वें सर्ग पर आधारित है। बात करें सुरेंद्र वर्मा के अन्य नाटकों की, तो इनका एक नाटक है द्रौपदी, जो कि सन 1972 में प्रकाशित हुआ था और बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हुआ था 1972 में। सेतुबंध है 1972 में ही। नायक खलनायक और विदूषक ये भी सन 1972 में ही भी है, और सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक यह पूछा जाता है 1975 में है। वहीं बात करें छोटे सैयद बड़े सैयद की, तो यह 1982 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद इनका नाटक है शकुंतला की अंगूठी 1990 में, और अंतिम जो नाटक है वह है कैद हयात 1993 में। आशा है आप इन सभी नाटकों को याद रखेंगे, क्योंकि यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। अगला प्रश्न है कि वर्ण विन्यास की विशेषता किस अलंकार में होती है। यमक अलंकार में, अनुप्रास अलंकार में, श्लेष अलंकार में या विरोधाभास अलंकार में। वर्ण विन्यास की विशेषता किस अलंकार में होती है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। सही उत्तर है इसका अनुप्रास अलंकार में, ठीक है। वर्ण विन्यास की विशेषता अनुप्रास अलंकार में होती है। वहीं बात करें शब्दों की क्रीड़ा की, तो इसमें आते हैं श्लेष और यमक अलंकार, ठीक है। वाक्य की वक्रता और वचन भंगी जिसे कहते हैं, इसमें आपको परिसंख्या, विरोधाभास, असंगति अलंकार इत्यादि देखने को मिलते हैं। और अप्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुत तत्व तथा प्रस्तुत वस्तुओं के साथ उनके सादृश्य या संबंध की अनहोनी, दुर्वारूढ़ कल्पना जैसे जो बातें होती हैं वह उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति इत्यादि अलंकार में आती हैं। यह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं रिपीट कर देती हूँ, जो वर्ण विन्यास है वह अनुप्रास अलंकार की विशेषता होती है। शब्दों की क्रीड़ा जो है श्लेष और यमक में आते हैं। वाक्य की वक्रता या वचन भंगी विशेषताएं जो हैं वह परिसंख्या, विरोधाभास, असंगति अलंकार इत्यादि में आती हैं। और वहीं बात करें अप्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुत अथवा प्रस्तुत वस्तुओं के साथ उनके सादृश्य संबंधी बातें, तो वह उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार में आती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन किसे कहा है। यह प्रश्न बहुत ही आसान है और आशा है कि आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन किसे कहा है। सही उत्तर की बात करें तो इन्होंने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा था। इनके द्वारा लिखे गए जो प्रमुख निबंध हैं वह हैं धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भव, नारी, मनोयोग, मुच्छ, परीक्षा, समझदार की मौत है। इनका एक नाटक ह भी है और एक द भी है, ठीक है। तो वर्ण जो व्यंजन हैं उनको उनके नाम पर भी इन्होंने निबंध लिखे हैं। तो
इनके संबंध में एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि किसने शरीर के अंगों पर निबंध लिखे हैं, तो वो हैं प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है स्थापना और तर्क से संबंधित कि यदि साहित्य जीवन की व्याख्या है तो आलोचना उस व्याख्या की व्याख्या है, और तर्क यह दिया गया है कि क्योंकि आलोचना उन्हीं तत्वों का विश्लेषण करती है जिनका साहित्य जगत में प्रयोग होता है। आपको बताना है कि स्थापना सही है या तर्क सही है या दोनों ही सही हैं। कमेंट में बताइए अपना सही उत्तर क्या होगा इसका। राइट आंसर हो जाएगा स्थापना और तर्क दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा, अर्थात आलोचना का कर्तव्य साहित्यिक कृति की विश्लेषण परक व्याख्या है। आलोचना का सीधा संबंध साहित्य से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के रचनाकार कौन है। ऑप्शन में है पद्म सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या श्रीराम शर्मा। बोलती प्रतिमा जो है इस रेखा चित्र के रचनाकार कौन है। फटाफट अपने उत्तर कमेंट में देते रहिए। सही उत्तर हो जाएगा इसका श्रीराम शर्मा। बोलती प्रतिमा जो है रेखा चित्र श्रीराम शर्मा का है। इनके द्वारा जो लिखे गए प्रमुख रेखा चित्र हैं बोलती प्रतिमा 1937 में प्रकाशित हुई थी। और आगे इनकी बात करें तो इनका रेखा चित्र और है प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, शिकार 1932 में है शिकार। इसको याद रखिएगा, यह पूछा जाता है। ठीक है, शिकार साहित्य के जनक हिंदी में श्रीराम शर्मा को ही माना जाता है। इनका रेखा चित्र शिकार है जो 1932 में प्रकाशित हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई 1939 में है। हमारी गाय नाम से इन्होंने भी लिखा है 1941 में। और अंग्रेजी में इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिखा है, तो इसकी भाषा पूछी जा सकती है, इसको याद रखिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने अंग्रेजी में 1948 में लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। बचपन के स्मृतियां संस्मरण के रचनाकार कौन है। इसको मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में भी यह प्रश्न पूछा था। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा, राहुल संकृत्यायन, विष्णु प्रभाकर या उषा प्रियमवदा। इसका सही उत्तर है राहुल संकृत्यायन। बचपन के स्मृतियां राहुल संकृत्यायन द्वारा लिखा गया संस्मरण है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स, स्टालिन और लेनिन पर जीवनी लिखी है। नेमीचंद्र जैन ने, मुक्तिबोध ने, राहुल संकृत्यायन ने या रामविलास शर्मा ने। किसने कार्ल मार्क्स की, स्टालिन की और लेनिन की जीवनी लिखी है। सही उत्तर की बात करें तो राहुल संकृत्यायन ने कार्ल मार्क्स, स्टालिन और लेनिन पर आधारित जीवनियां लिखी हैं। इन तीनों जीवनियों का प्रकाशन 1954 में हुआ था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा राहुल संकृत्यायन ने सरदार पृथ्वी सिंह, माओ त्से तुंग, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, कप्तान लाल, महामानव बुद्ध आदि के जीवन पर भी प्रसिद्ध जीवनियां लिखी हैं। ठीक है, और ये जीवनियां जो हैं कार्ल मार्क्स, स्टालिन और लेनिन, यह 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है भामह ने काव्य में अनेक हेय दोषों का वर्णन अपने काव्य में किया है, जिससे स्पष्ट है कि वे अस्पष्ट रूप से शब्दार्थ को दोषहीन मानने के पक्ष में है। यह कथन किस आचार्य द्वारा कहा गया है। आचार्य बलदेव उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवेंद्रनाथ शर्मा या निर्मला जैन। यह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको आप लोग अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि अगर आपको ऐसा प्रश्न मिले जो आपको लगे कि हाँ आने वाली परीक्षाओं में आ सकता है और आप उसे पहले से नहीं जानते थे या पहले कभी आपने उस प्रश्न को देखा नहीं था, तो आप ऐसे प्रश्नों को ज़रूर नोट किया करिए और एग्ज़ाम से पहले रिविज़न किया करिए।
इसका सही उत्तर है आचार्य बलदेव उपाध्याय। इन्होंने कहा है कि भामह ने काव्य में अनेक हेय दोषों का वर्णन अपने काव्य में किया है, जिससे स्पष्ट है कि वे अस्पष्ट रूप से शब्दार्थ को दोषहीन मानने के पक्ष में हैं। और ये कथन बलदेव उपाध्याय जी की किताब जो है भारतीय साहित्य शास्त्र, इसके पृष्ठ संख्या 417 पर लिखा गया है यह कथन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किस रस का उल्लेख नहीं किया है? भयानक रस का, अद्भुत रस का, विभत्स रस का या वात्सल्य रस का? भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किस रस का उल्लेख नहीं किया है, आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका वात्सल्य रस। इन्होंने वात्सल्य रस का उल्लेख नहीं किया है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है, जिनमें श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत रस शामिल हैं। वात्सल्य रस के प्रतिष्ठापक आचार्य जो हैं वह आचार्य विश्वनाथ माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अरस्तु ने काव्य के लिए किसे आवश्यक माना है? सुखांत को, प्रेम को, त्रासदी को या कॉमेडी को? आपको बताना है कि इसमें से अरस्तु ने काव्य के लिए किसे आवश्यक माना है। सुखांत को, प्रेम को, त्रासदी को, कॉमेडी को? आपको बताना है एक सही है, 1 और 3 सही है, 2 या 4 सही है या केवल 3 सही है। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यानी केवल 3, त्रासदी को जो है अरस्तु ने काव्य के लिए आवश्यक माना है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अरस्तु ने अपनी काव्य शास्त्र संबंधित पुस्तक जो है इनकी पेरीपोइटिक्स के काव्य के लिए त्रासदी यानी दुखांतक को सबसे महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, इन्होंने त्रासदी यानी दुखांतक को 6 अंगों में विभाजित किया था। पहला था कथानक, दूसरा चरित्र, तीसरा विचार, चौथा पद योजना, उसके बाद गीत और उसके बाद दृश्य। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि इन्होंने त्रासदी को कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में, 6 अंग बताए हैं इसके, कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना, गीत और दृश्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि अरस्तु ने काव्य दोष के कितने आधार का जिक्र किया है? ठीक है, अरस्तु ने काव्य दोष के कितने आधारों का जिक्र किया है? 5, 7, 9, 3। सही उत्तर की बात करें तो अरस्तु काव्य दोष के 5 आधार बताते हैं और वे आधार हैं, पहला है असंभव वर्णन, दूसरा है अयुक्त वर्णन, तीसरा है अनैतिक वर्णन, चौथा माना जाता है विरुद्ध वर्णन को और 5वां माना जाता है शिल्पगत दोष को। ठीक है, इनको नोट कर लीजिएगा। पहला है असंभव वर्णन, दूसरा अयुक्त वर्णन, तीसरा अनैतिक वर्णन, चौथा विरुद्ध वर्णन और 5वां शिल्पगत दोष। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपको काव्य शास्त्र में पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र, साहित्य और व्याकरण सभी से संबंधित मिले जुले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न है, वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में, आयरलैंड में, स्कॉटलैंड में या इंग्लैंड में? वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ था, आपको बताना है। सही उत्तर की बात करें तो इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। यह स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। काव्य में स्वच्छंदतावाद की शुरुआत का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है और इसी स्वच्छंदतावाद से हिंदी में छायावाद की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रूपवाद का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? रूस में, दक्षिण अफ्रीका में, श्रीलंका में या भारत में? आपको बताना है रूपवाद का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था, यानी शुरुआत इसकी कहाँ हुई थी।
सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है इसका रूस। ठीक है, रूपवाद एक कलावादी आंदोलन है और इसका प्रादुर्भाव रूस में हुआ था। चूंकि इसका उद्भव रूस में हुआ इसलिए इसे रूसी रूपवाद भी कहते हैं। ठीक है, रूपवादी काव्य भाषा पर पूरा बल देते हैं और इनका मानना है कि रचना में विचार उतना महत्व नहीं रखता जितना कि भाषा की संरचना। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि किस विचार में यानी किस वाद में जो है रचना में विचार का उतना महत्व नहीं होता है जितनी भाषा की संरचना का, तो वो होता है रूपवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नवजागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? इंद्रनाथ मदान के द्वारा, नामवर सिंह के द्वारा, रामविलास शर्मा के द्वारा या मुक्तिबोध के द्वारा? इसमें से किसने नवजागरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था? सही उत्तर हो जाएगा इसका रामविलास शर्मा। ठीक है, हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग से एक नए युग की शुरुआत मानी गई थी, लेकिन इसे नवजागरण काल की संज्ञा जो है सबसे पहले रामविलास शर्मा ने दी थी। किस पुस्तक में दी थी? तो उस पुस्तक का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। इसमें इन्होंने सबसे पहले नवजागरण शब्द का प्रयोग किया। हिंदी साहित्य का नवजागरण पाश्चात्य के रेनेसां से प्रभावित नजर आता है, यानी माना जाता है कि रेनेसां से प्रभावित है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, स्थापना और तर्क से संबंधित कि प्रेमचंद पर आदर्शवाद का गहरा प्रभाव था, इसलिए कफन कहानी में आदर्शवाद अपनी चरम सीमा पर दिखाई देता है। आपको बताना है कि स्थापना और तर्क में से कौन सही है, कौन गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत हैं। सही उत्तर है इसका दोनों गलत हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन आर दोनों गलत हैं। प्रेमचंद पर आदर्शवाद का गहरा प्रभाव था शुरुआत में, बाद में इन्होंने अपने आप को आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की तरफ मोड़ा और उसके बाद इन्होंने यथार्थवाद पर भी कहानियां लिखी हैं। कफन की बात करें तो कफन इनकी जो है कहानी जो घोर यथार्थवादी कही जा सकती है। तो इस तरह से ये कहानी जो है आदर्शवाद के आसपास भी नहीं ठहरती है, तो इस तरह से ये दोनों कथन गलत हैं। ठीक है, प्रेमचंद का आदर्शवाद प्राचीन साहित्य का आदर्शवाद नहीं था, बल्कि उसमें अपनी सच्ची अनुभूति थी। आदर्शवाद के माध्यम से प्रेमचंद पात्रों के चरित्र में सुधार चाहते थे, लेकिन उनके बाद की रचनाओं में आदर्शवाद की जगह पर यथार्थवाद ज्यादा प्रखर रूप में दिखाई देता है, जो कि कफन में और गोदान में तो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देता है। अगर आपको अच्छी तरीके से प्रेमचंद को जानना है तो शिवरानी देवी जो इनकी पत्नी थी, उनके द्वारा लिखी गई इनकी जीवनी जो है प्रेमचंद घर में, उसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं। उससे आपको प्रेमचंद एक लेखक के अलावा आम जीवन में कैसे थे वह आपको मालूम चलेगा, पता चलेगा कि वह कितने उदार व्यक्ति और किस तरह के व्यक्ति थे। ठीक है, अब आते हैं अपनी क्लास पे और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मार्क्सवाद का आरंभ कब हुआ था? 20वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में या 21वीं शताब्दी में? मार्क्सवाद का आरंभ कब से माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 19वीं शताब्दी से। कार्ल मार्क्स जो कि मार्क्सवाद के सिद्धांतों के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनका जन्म 1818 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद ही इन्होंने मार्क्सवाद का प्रवर्तन किया था, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 19वीं शताब्दी। यह एक आर्थिक और राजनीतिक विचारक थे जो कार्ल मार्क्स थे, और आज मार्क्सवादी चिंतकों में एंजेल्स का नाम लिया जाता है, लेनिन का नाम लिया जाता है, गोरखिल का नाम लिया जाता है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन माने जाते हैं? क्रोचे, फ्रायड, युंग या एडलर? मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन माने जाते हैं? यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो मनोविज्ञान से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। सही उत्तर है इसका फ्रायड।
मनोविश्लेषणवाद के जनक जो हैं इनका पूरा नाम सिगमंड फ्रायड है, तो इनको माना जाता है। इनका जन्म जो है 1856 ईस्वी में हुआ था और सर्वप्रथम इन्होंने ही मनोविश्लेषण की पद्धति को सामने रखा था, जिसे आगे चलकर अल्फ्रेड एडलर और कार्ल गुस्ताव युंग ने बढ़ाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न हमें स्थापना और तर्क से संबंधित हल करना है। स्थापना यह है कि मैथिली शरण गुप्त का काव्य आधुनिक बोध के विपरीत है, और तर्क दिया गया है इसका क्योंकि वह भारतीय संस्कृति के आख्याता हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों ही गलत हैं। सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गलत है और आर सही है, यानी कि स्थापना जो है गलत है और रीजन सही है। मैथिली शरण गुप्त जो है वह भारतीय संस्कृति के आख्याता तो हैं, लेकिन मैथिली शरण गुप्त को जो है आधुनिक बोध का कवि कहा जाता है, न कि इसके विपरीत। ठीक है, साहित्यकार किसी भी देश या समाज का निर्माता होता है, और इस मायने में मैथिली शरण गुप्त ने समाज और देश को वैचारिक पृष्ठभूमि दी थी। उन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं रची जिससे समाज में काफ़ी कुछ सुधार हुआ और देश के प्रति जो लोगों का नज़रिया था वह भी बदला था, और इसके आधार पर उन्होंने एक नया दर्शन भी विकसित किया था। भारतीय संस्कृति के आख्याता होने के कारण ही इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन माना जाता है? क्या वह तुलसीदास है, रामानंद है, सूरदास है या कबीरदास है? फटाफट अपने कमेंट बताइए, अपने उत्तर बताइए कमेंट में। इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीर। कबीरदास बच्चन सिंह के अनुसार भारतीय काव्य के प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता हैं। कबीर के संदर्भ में डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, इनका कथन है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, और यह कथन इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास जो इनकी किताब है उसमें इन्होंने लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, तुलसीदास की रचना इनमें से कौन सी है? बरवे रामायण, रामचंद्रिका, रामरासो या रामायण? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तुलसीदास की रचना है बरवे रामायण। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने 12 ग्रंथों की रचना की थी। हालांकि इन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की है, 12 को प्रामाणिक माना जाता है, और जो प्रामाणिक रचनाएं हैं वह है वैरागी संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नैछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण और कवितावली। तुलसीदास को जानने के लिए आप इनकी जो जीवनी है मानस का हंस उसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी रचना है, आपको पढ़ना चाहिए, हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को जरूर पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, मीत सुजान अनीत करो जिन, हा हा न हुजिए मोही, अमोही दीठ को और कहूँ नहीं, ठौर किरी दृगरावरे रूप की दोही। यह पंक्तियां जो हैं यह किसकी हैं? और यह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। आपको बताना यह पंक्तियां किसकी हैं। मीत सुजान अनीत करो जिन, हाँ हाँ न हुजिए मोई, अमूठी दीठी को और कहूँ नहीं, ठौर किरी दृगरावरे रूप की दोही। जब आप पंक्ति को बार बार पढ़ते हैं तो आपको जरूर धीरे धीरे याद आने लगता है कि किन की पंक्तियां हैं। तो कभी भी आप परीक्षा में पंक्तियों से संबंधित प्रश्न आए तो पंक्ति को बार बार अपने मन में रिपीट करने पर आपको पता चल जाता है कि यह किसकी पंक्तियां हैं। यह जो है घनानंद की पंक्तियां हैं। ठीक है, और घनानंद जो है रीतिकालीन रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनरे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध जाला हरन। यह पंक्तियां किसकी हैं? यह पंक्तियां पूछी भी गई हैं पिछली परीक्षाओं में। आपको बताना है पंक्तियां किसकी हैं, सूरदास की, मीराबाई की, रसखान की या हरिदास की?
सही उत्तर है इसका मीराबाई। यह पंक्तियां जो हैं मीराबाई की हैं। मीराबाई भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री मानी जाती हैं। इनकी रचनाओं में गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामानुरूषण, मीरा की गरबी और रुक्मिणी मंगल शामिल हैं। यह परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इन सब के नाम लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाशन दृष्टि के अनुसार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को सही क्रम में लगाना है और रचनाओं में जय भारत, भारत भारती, यशोधरा और द्वापर हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा क्रम सही होगा। समय देखते हैं। भारत भारती की बात करें तो 1912 इसका समय माना जाता है। वहीं बात करें यशोधरा की तो यशोधरा का समय 1932 है। उसके बाद अगर बात करें द्वापर की तो द्वापर का समय 1936 ईस्वी माना जाता है। और उसके बाद जय भारत जो है उसका समय जो है 1952 ईस्वी माना जाता है। और इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर और जय भारत। हालांकि मैथिली शरण गुप्त ने बहुत से काव्य ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कि रंग में भंग है इनका 1909 में, जयद्रथ वध है 1910 में, किसान है 1917 में, विकट भट्ट है 1929 में, गुरुकुल है 1929 में ही, साकेत है 1931 में, झंकार है 1929 में। बात करें विष्णुप्रिया की 1957 में, सिद्धराज है 1936 में, वैतालिक है और उसके बाद पंचवटी है 1925 में। तो मैथिली शरण गुप्त की सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनसे क्रम वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनकी सभी रचनाओं को आप लोग कोई ट्रिक बना करके याद जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को हमें काल क्रम के अनुसार से लगाना है। ठीक है, रचनाओं में है वन मिलन, कानन कुसुम, आंसू और कामायनी। जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारी काव्य रचनाएं की हैं। इन सब के समय को देख लेते हैं। वन मिलन की बात करें तो 1909 ईस्वी में है इसका समय। कानन कुसुम की बात करें तो कानन कुसुम जो है 1913 ईस्वी इसका समय माना जाता है। उसके बाद आंसू की बात करें तो आंसू 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और कामायनी की बात करें तो 1935 ईस्वी समय इसका माना जाता है। और इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं, उर्वशी है 1909 में, वन मिलन है 1909 में ही, प्रेम राज्य 1909 में है, अयोध्या का उद्धार की बात करें तो 1910 में आता है, शोकोच्छ्वास 1910 में ही है, वज्रोवाहन नाम का इनका एक काव्य है 1911 में है, प्रेम पथिक आता है 1914 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमें कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। रचनाएं हैं जागो फिर एक बार, परिवर्तन, खुरदुरे पैर और भूल गलती। आपको इन्हें मिलाना है। कोड यहाँ पर मैं नहीं दी हूँ, तो आप केवल मिला करके भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। जागो फिर एक बार जो है वह सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। ठीक है, कविता है। और परिवर्तन कविता जो है वह सुमित्रा नंदन पंत की है। खुरदरे पैर की बात करें तो यह नागार्जुन की कविता है। और भूल गलती जो है वह मुक्तिबोध की कविता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निराला कृत बांधो न नाव इस ठाव बंधु किस विधा की रचना है? काव्य है, उपन्यास है, नाटक है या कहानी है? आपको बताना है कि निराला की यह रचना किस विधा की रचना है। सही उत्तर है काव्य। यह काव्य विधा की रचना है। बांधो न नाव इस ठाव बंधु कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और यह कविता उनके काव्य संग्रह अर्चना में संकलित है। ठीक है, कभी पूछे कि किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो आपको बताना है कि अर्चना में संकलित है और इसका प्रकाशन 1950 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, मैं पलकों में पाल रही हूँ यह
सपना सुकुमार किसी का, मैं कड़कड़ में ढल रही हूँ, आंसू मिस प्यार किसी का। प्रस्तुत पंक्तियां महादेव वर्मा की किस कविता से ली गई हैं? और यह पंक्तियां आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको बताना है कि किस कविता से ली गई हैं। रश्मि से, विरह ज्ञान से, ओ करुण वासना से, या बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। आपको बताना है किससे यह पंक्तियां हैं। नेट के विद्यार्थियों के लिए, यूजीसी नेट के विद्यार्थियों के लिए यह प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ कविता जो है यह नेट के विद्यार्थियों के लिए लगी भी है सिलेबस में। इसका सही उत्तर है बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। यह पंक्तियां जो हैं इस रचना से हैं, इस कविता से हैं। महादेव वर्मा की यह कविता उनके काव्य संग्रह नीरजा में संकलित है और इसका प्रकाशन जो है 1935 में हुआ था। नीरजा का प्रकाशन 1935 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महादेव वर्मा की रचना कौन सी नहीं है? द्रुत झरो, जगत के जीर्ण पत्र, यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, परशुराम की प्रतीक्षा, विकल है प्राण मेरे। इनमें से कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा इसका परशुराम की प्रतीक्षा। यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई रचना है, महादेव वर्मा की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गीति नाट्य है? रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र या रेणुका? कौन सी रचना गीति नाट्य है? फटाफट अपने उत्तर कमेंट में बताते रहिए। और इसका सही उत्तर है उर्वशी। ठीक है, उर्वशी एक गीति नाट्य है जो कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। यह 1961 में इन्होंने इसकी रचना की थी। ठीक है, और 1972 में इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नागार्जुन द्वारा लिखित कविता खुरदुरे पैर किस वर्ग को आधार बनाकर लिखी गई है? गिरमिटिया, मजदूर, रिक्शा चालक, किसान या वृद्ध? यह प्रश्न भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, नेट के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नागार्जुन कवि जो हैं उनके सिलेबस में लगे हुए हैं। सही उत्तर है रिक्शा चालक। खुरदुरे पैर जो है यह रिक्शा चालक के पैरों की दयनीय दशा को लेकर इन्होंने इस कविता को लिखा है। यह नागार्जुन जो है प्रगतिवाद के एक सशक्त कवि माने जाते हैं, इन्हें जनवादी कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अज्ञेय के काव्य संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें सही क्रम से लगाना है। रचनाओं में है भग्नदूत, बावरा, अहेरी, आंगन के पार द्वार और महावृक्ष के नीचे। भग्नदूत की बात करें तो 1933 ईस्वी है इसका प्रकाशन वर्ष, मिलाकर देख लेते हैं इसको। बावरा अहेरी की बात करें तो 1954 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। और आंगन के पार द्वार की बात करें तो 1961 इसका प्रकाशन वर्ष है और महावृक्ष के नीचे 1977 में है। ठीक है, इस तरह से इसको मिला लिया जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, हरी घास पर क्षण भर का प्रकाशन वर्ष क्या है? यह भी अज्ञेय की रचना है और आपको बताना है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। 1949 ईस्वी, 1950 है, 1943 है या 1954 है? कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? आप अपने उत्तर कमेंट में देते रहिए, मैं आपके कमेंट को देखती रहती हूँ। सही उत्तर है इसका 1949 में। हरी घास पर क्षण भर जो है 1949 में प्रकाशित हुई थी। यह एक काव्य संग्रह है अज्ञेय का। अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक और नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्होंने कविता के अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास और यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी नहीं है? माफ करिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी है? आत्महत्या के विरुद्ध, कनुप्रिया, गीत फरोश या तालस्ताय की साइकिल? सही उत्तर की बात करें तो गीत फरोश जो रचना है वह भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है।
गीत परोस भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित उनका प्रथम और महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है और इसका प्रकाशन 1953 में हुआ था। ठीक है, इनका प्रथम काव्य संग्रह है 1953 में हुआ था। इन्हें सहजता का कवि भी कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए थे और अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा गया है? रामविलास शर्मा को, धूमिल को, नेमिचंद जैन को या मुक्तिबोध को? गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? थोड़ा सा आसान प्रश्न है, सही उत्तर है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध था। इन्होंने हिंदी काव्य में नए प्रकार की लंबी कविता की शुरुआत की थी। इन्हें गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। इनके केवल 2 काव्य संग्रह ही प्रकाशित हुए हैं। पहला है चांद का मुंह टेढ़ा है और दूसरा है भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि धूमिल की कविता मोचीराम उनके किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक या साये में धूप? धूमिल की कविता मोचीराम उनके किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? इसका सही उत्तर है संसद से सड़क तक। मोचीराम जो है संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में संग्रहित हैं। सुदामा पांडे, धूमिल जो है समकालीन कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनकी प्रसिद्ध कविता मोचीराम इनके प्रथम काव्य संग्रह संसद से सड़क तक में है, यानी यह इनका प्रथम काव्य संग्रह है। इसका प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ था। इसके अतिरिक्त धूमिल के 2 और काव्य संग्रह हैं, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से धूमिल की रचना कौन सी नहीं है? हरिजन गाथा, मोचीराम, अकाल दर्शन और रोटी और संसद। आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना जो है वह धूमिल की नहीं है। सही उत्तर की बात करें तो हरिजन गाथा जो है धूमिल की रचना नहीं है, यह नागार्जुन की रचना है। और बाकी मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद यह जो है धूमिल की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से इनमें से प्रथम उपन्यास कौन है? प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पूछा जा रहा है कि इसमें से प्रथम उपन्यास कौन होगा? परीक्षा गुरु, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी या नूतन ब्रह्मचारी? सही उत्तर है इसका देवरानी जेठानी की कहानी। इसे प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रथम उपन्यास माना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1870। ठीक है, वहीं बात करें भाग्यवती की तो यह 1877 में श्रद्धाराम फुल्लौरी द्वारा रचित है। और लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष 1882 है। और बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1886। ठीक है, तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है स्कूलों में टाइप बनते हैं वह बना व्यक्ति। यह कथन आगे के किस उपन्यास से लिया गया है? यह यूजीसी नेट के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह जो प्रैक्टिस सेट है यह यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि जब प्रश्न थोड़े कठिन बनाने रहते हैं टीजीटी, पीजीटी वालों के लिए तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, रचनाओं के अंदर से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आपको बताना है कि यह कथन आगे के किस उपन्यास से लिया गया है? शेखर एक जीवनी भाग 2, शेखर एक जीवनी भाग 1, नदी के द्वीप या अपने अपने अजनबी? सही उत्तर है इसका शेखर एक जीवनी भाग 1। भाग 1 से यह कथन लिया गया है। यह आगे का उपन्यास है जो कि रोमिया रोला की पुस्तक ज्यों क्रिस्तोफ से प्रभावित होकर माना जाता है कि इन्होंने उससे प्रभावित होकर लिखा था।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा या जुलूस? सही उत्तर है मैला आंचल। रेणु का प्रथम उपन्यास है मैला आंचल। हालांकि यह हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास भी है, जो कि सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें मेरी पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा को आधार बनाया गया है। तो यह भी पूछा जाता है कि कथा का अंचल यानी जो क्षेत्र है वह क्या है, तो वह है पूर्णिया जिला का मेरीगंज गाँव। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भीष्म साहनी का उपन्यास तमस किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1973 में, 1968 में, 1971 में या 1977 में? तमस जो है वह किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर है 1973 में। भीष्म साहनी का तमस उपन्यास जो है 1973 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभिन्नता का महाकाव्यात्मक अंकन हुआ है। ठीक है, यानी भारत विभाजन पर यह आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजेंद्र बाला घोष बंग महिला द्वारा नहीं लिखी गई है? चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, चंद्रलोक की यात्रा और धुलाई वाली। आपको बताना है इसमें से कौन सी कहानी जो है वह बंग महिला की नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा इसका चंद्रलोक की यात्रा। यह जो है बंग महिला द्वारा लिखी गई कहानी नहीं है। राजेंद्र बाला घोष को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका माना जाता है और इनके द्वारा लिखी गई कहानियां धुलाई वाली जो है 1907 में है, यानी 1907 में प्रकाशित हुई थी। वही बात करें चंद्रदेव से मेरी बातें तो 1904 में प्रकाशित हुई थी यह कहानी। कुंभ में छोटी बहू की बात करें तो 1906 में प्रकाशित हुई थी और इनकी एक और कहानी मानी जाती है दालिया, जो कि 1909 में प्रकाशित हुई थी। तो इन कहानियों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आशा है कि आप लोगों ने इन कहानियों को पढ़ा भी होगा। ठीक है, कुंभ में छोटी बहू और चंद्रदेव से मेरी बातें तो आपने जरूर पढ़ी होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, माधवराव सप्रे कृत एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1901 है, 1887 है, 1905 है या 1896 है? आसान सा प्रश्न है, सही उत्तर है 1901 में। ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन वर्ष 1901 है। माधवराव सप्रे कृत यह कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है और इसका प्रकाशन सन 1901 में हुआ था। यह छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इस कहानी में एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी को आधार बनाया गया है। यह एक आदर्शवादी कहानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद के निम्नलिखित कहानियों में से किस कहानी को बाल मनोविज्ञान की कहानी कहा गया है? दो बैलों की कथा को, ईदगाह को, कफन को या पूस की रात को? सही उत्तर की बात करें तो ईदगाह को जो है बाल मनोविज्ञान की कहानी कहा गया है। इसका प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी है। प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में कहानी सम्राट भी कहा जाता है। इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं, जो कि मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हुई हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि मानसरोवर के कितने भाग हैं, तो इसके 8 भाग हैं। अगला प्रश्न है, तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी का कथन है? यह बहुत ही प्रसिद्ध कहानी का बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। आपको बताना है किस कहानी से है। इंद्रजाल उसने कहा था कल्लोल या अपना भाग्य? सही उत्तर है इसका उसने कहा था। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है, 1915 में प्रकाशित हुई थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है। तेरी कुड़माई हो गई इस कहानी का प्रसिद्ध कथन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने केवल 3 कहानियां लिखी थी और वो इन कहानियों के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। इनकी अन्य 2 कहानियां हैं सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र किस युग के कहानीकार माने जाते हैं? प्रेमचंद युगीन, प्रेमचंद पूर्व युगीन, प्रेमचंद उत्तर युगीन और समकालीन? आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा।
सही उत्तर है इसका प्रेमचंद उत्तर युगीन, यानी प्रेमचंदोत्तर कहानीकार हैं जैनेन्द्र। जैनेन्द्र की बात करें तो इनकी प्रथम कहानी खेल को माना जाता है, ठीक है, जो कि विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। जो जैनेन्द्र की प्रमुख कहानियां खेल जो है 1928 में है, उसके बाद फांसी है 1929 में, वातायन है 1930 में, नीलम देश की राजकन्या 1938 में माना जाता है, एक रात 1934 में है, दो चिड़िया 1935 में है, पाजेब 1948 में है। सामनाथ भीष्म साहनी के किस कहानी का पात्र है? अमृतसर आ गया, चीलें, चीफ की दावत और मरने से पहले। और इसका सही उत्तर है चीफ की दावत। यह कहानी आप सभी विद्यार्थियों ने पढ़ी होगी, जिसमें सामनाथ जो है एक पात्र है। चीफ की दावत भीष्म साहनी द्वारा लिखित बहुचर्चित कहानी है। यह कहानी उनके कहानी संग्रह पहला पाठ में संग्रहित है, ठीक है। तो कभी कभी प्रश्न अगर पूछा जाए कि भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत किस कहानी संग्रह में है, तो वह है पहला पाठ, जो कि 1957 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। हरिशंकर परसाई कृत इंस्पेक्टर माता दीनचांद पर किस विधा की रचना है? संस्मरण है, जीवनी है, व्यंग्यात्मक उपन्यास है या व्यंग्यात्मक कहानी है? यह प्रश्न भी बहुत ही आसानी है, व्यंग्यात्मक कहानी मानी जाती है शंकर परसाई कृत इंस्पेक्टर माता दीनचांद पर, ठीक है। और यह कहानी उनके निबंध संग्रह ठिठुरता हुआ गणतंत्र में संकलित है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1970। तो ध्यान दीजिएगा, निबंध संग्रह में संग्रहित यह कहानी है, तो यह पूछी जा सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु कृत अंधेर नगरी नाटक में कुल कितने अंक हैं? 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं या 6 हैं? अंधेर नगरी नाटक में कुल कितने अंक हैं? अंधेर नगरी नाटक अभी आपने नहीं पढ़ा हो तो बचपन में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। और इसमें 6 अंक हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा 6। इस नाटक का प्रकाशन 1881 माना जाता है और यह एक प्रहसन प्रकार का नाटक है, यानी प्रहसन है, ठीक है। इसमें राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग्य किया गया है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों को उनके पात्रों के साथ हमें सुमेलित करना है। पात्रों में है बिंबिसार, पुरु, सिंहरण और रामगुप्त। आपको बताना है, इसमें से आपको इन सबको मिलाना है। मैंने कोड नहीं दिए हैं, तो आप केवल मिलाइए इनको। बिंबिसार की बात करें तो यह अजातशत्रु नामक नाटक का पात्र है। पुरु की बात करें तो यह स्कंदगुप्त नामक नाटक का पात्र है। सिंहरण की बात कर लेते हैं तो यह चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है और रामगुप्त जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र है। इस तरह से हम इसे मिला सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक में महाभारत का जिक्र नहीं है? यह प्रश्न मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था। ऑप्शन में है पंचपुरुष, यक्ष प्रश्न, मिस्टर अभिमन्यु और सूर्यमुख। आपको बताना है कि इसमें से किस नाटक में महाभारत का जिक्र नहीं हुआ है। 2, 4 में, 1, 3 में या केवल 1 में या केवल 3 में, ठीक है। आपको बताना है इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर है इसका पंचपुरुष। पंचपुरुष में महाभारत का जिक्र नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश का कौन सा नाटक अधूरा है? पैरों तले जमी, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। मोहन राकेश का कौन सा नाटक अधूरा है? सही उत्तर है इसका पैरों तले जमीन। यह इनका अधूरा नाटक है। आषाढ़ के एक दिन की बात करें तो 1958 में प्रकाशित हुआ था। लहरों का राजहंस 1963 में प्रकाशित हुआ था और आधे अधूरे की बात करें तो यह 1969 में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में उनका संसार है, गद्य में विचार। भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए कहा गया उक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का या रामविलास शर्मा का? कविता में उनका संसार है, गद्य में विचार। भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए यह कथन किस विद्वान का है? आपको बताना है।
सही उत्तर है इसका राम स्वरूप चतुर्वेदी। यह कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत लगाओ। उपर्युक्त पंक्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध से ली गई हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, दिमाग खाली है और देवदारू। किस निबंध से हैं यह पंक्तियां? सही उत्तर है इसका नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से यह पंक्तियां ली गई हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1954, 1974, 1964 या 1984। आपको बताना है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का प्रकाशन वर्ष क्या है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा गया है और इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार की श्रेणी में आते हैं और इनका प्रथम निबंध संग्रह है चितवन की छाह। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निबंध के लेखक कुबेर नाथ राय हैं? घर परिवेश, साहित्य के सरोकार, उत्तर फाल्गुनी के आसपास और त्रिधारा। इसमें से कौन सा निबंध कुबेर नाथ राय का है? और सही उत्तर है इसका उत्तर फाल्गुनी के आसपास, जो है कुबेर नाथ राय का निबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विवेकी राय कृत निबंधों में से किसकी रचना सबसे अंत में हुई है? जीवन अज्ञात का गणित है, किसानों का देश, त्रिधारा और उठ जाग मुसाफिर। यह प्रश्न भी मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में पूछा हुआ है और इसका सही उत्तर है उठ जाग मुसाफिर। इसकी रचना सबसे अंत में हुई है, यानी कि सन 2012 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी कृत माटी की मूर्ति का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1940, 1946, 1956 या 1970। माटी की मूर्तियां एक रेखा चित्र है जो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। यह सन 1946 में प्रकाशित हुआ था और इसमें राम वृक्ष बेनीपुरी के 12 रेखा चित्रों का संकलन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुर्दहिया किस दलित लेखक द्वारा लिखित आत्मकथा है? तुलसीराम, मोहनदास नैमिषारय, ओम प्रकाश वाल्मीकि और डॉक्टर धर्मवीर। मुर्दहिया किस लेखक द्वारा लिखित आत्मकथा है? सही उत्तर है तुलसीराम। तुलसीराम की यह आत्मकथा है जो 2 खंडों में उपलब्ध है। पहले खंड का नाम दूसरे खंड का नाम मणिकर्णिका है और पहले खंड का नाम जो है मुर्दहिया तो है ही, और इसका प्रकाशन वर्ष है 2010। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही देख रहे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई मेहनत से कीजिएगा। धन्यवाद।